हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द लैम्ब्रश क्रोमोसोम। इससे पहले हम पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो कवर कर चुके हैं और उस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ये जो जाइंट टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो पॉलीटीन क्रोमोसोम हो या फिर लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ये कैसे क्रिएट होते हैं और ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं या फिर ये सेल के अंदर कैसे आप नॉर्मली हमें फंक्शनिंग दिखाते हैं, राइट। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है। वहाँ रेगुलरली वीडियो के लिंक्स और नोट्स शेयर किए जाते हैं सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। सेल बायोलॉजी की सीरीज में ये 17th लेक्चर है। इससे पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर उन्हें चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम। नाउ सी द लैम्ब्रश क्रोमोसोम वेर फर्स्ट ऑब्जर्व इन द सैलामेंडर oocytes इन 1882। देखिए, सबसे पहले जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने इनको 1882 में ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम इस लैम्ब्रश क्रोमोसोम को इन द सेल्स ऑफ द oocytes इन द सैलामेंडर। मतलब जो डिस्कवरी हुई थी लैम्ब्रश क्रोमोसोम की वो सैलामेंडर में सबसे पहले हुई थी। जो सैलामेंडर के सेल्स थे, oocytes के सेल्स, उसमें सबसे पहली बार लैम्ब्रश क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए थे फ्लेमिंग ने इन 1882। ओके, नाउ he coined the name because the chromosome looks like the brushes which were used to clean the glass chimneys of old-fashioned paraffin or the kerosene lamp। देखिए, ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम था, इसका नाम लैम्ब्रश रखने के पीछे ये रीजन था क्योंकि ये ब्रश की तरह दिखता था। ये जो ब्रश थे, जो पुराने जमाने में जब केरोसिन लैंप्स को वहां पे क्लीन किया जाता था या फिर चिमनीज को क्लीन करने के लिए ऐसे ब्रशेस का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उन्होंने लैम्ब्रश क्रोमोसोम इसका नाम रखा था। अब ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होता है, इट ऑकर्स एट द डिप्लोटियन स्टेज ऑफ द मेयोटिक प्रोफेज इन द प्राइमरी oocytes ऑफ द ऑल एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। देखिए, आप जानते हो कि मियोसिस जो है, मियोसिस ये डिवाइड होता है इनटू द टू फेजेस। उसमें जो पहला होता है इट्स कॉल्ड मियोसिस 1 एंड सेकंड इट्स कॉल्ड एज द मियोसिस 2। नाउ मियोसिस 1 जो होता है, उसमें जो प्रोफेज 1 होता है, ये प्रोफेज 1 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, राइट। ये 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है और उसमें से जो एक स्टेज है इट इज कॉल्ड एज द डिप्लोटियन स्टेज। तो जो डिप्लोटियन स्टेज होती है, डिप्लोटियन स्टेज में ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। ओके, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इट्स अ डिप्लोटियन स्टेज और इस डिप्लोटियन स्टेज में इस तरह से क्रोमोसोम अरेंज रहते हैं। और जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होता है, जो प्राइमरी oocyte में मिलता है, जनरली सारे एनिमल स्पीसीज में लैम्ब्रश क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, बोथ इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। उसके डिप्लोटियन स्टेज में ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देता है। मतलब अगर लैम्ब्रश क्रोमोसोम को देखने की कोई पर्टिकुलर स्टेज अगर है, जैसे हम जानते हैं कि माइटोसिस जब होता है तब क्रोमोसोम सबसे अच्छे विजिबल तब होते हैं जब वहां पे मेटाफेज चल रहा हो और वहां पे मेटाफेज प्लेट क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह से अगर लैम्ब्रश क्रोमोसोम को क्लियरली अगर देखना है तो उसे मियोसिस के डिप्लोटियन स्टेज में देखना पड़ता है। ओके, मियोसिस के डिप्लोटियन स्टेज में ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। Thus they have been described in the Sagitta। Sagitta में वो मिले हैं, सेपिया में मिले हैं, लाइक एकेनेस्टर में मिले हैं, और कुछ इंसेक्ट्स की, शार्क्स की, एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की स्पीसीज में भी ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम मिला है। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैम्ब्रश क्रोमोसोम का, इसको आप समझे, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हमने देखा था तब हमने बोला था कि पॉलीटीन क्रोमोसोम स्पेशली इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंसेक्ट्स में बहुत हाई है। उसी तरह जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम सिर्फ इंसेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें भी इनको देखा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस दिखाता है कि क्या डिफरेंस है लैम्ब्रश क्रोमोसोम में और पॉलीटीन क्रोमोसोम में। पॉलीटीन क्रोमोसोम जनरली रिस्ट्रिक्टेड हमें दिखाई देता है इंसेक्ट के ग्रुप तक, लेकिन जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स एज वेल। ओके, सो generally they are smaller and hairy in the invertebrates than in the vertebrates। देखिए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम हमें इनवर्टिब्रेट्स में दिखाई देता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, और स्मॉलर के साथ साथ वो हेयरी होता है, ठीक है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होता है वो लार्जर होता है एंड इट इज लेस हेयरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है आपने याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इसके चांसेस है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्योंकि ये दोनों जो जाइंट क्रोमोसोम है, ये दोनों जो है सिलेबस में क्लियरली मेंशन है और इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसलिए आपने याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स में मिलने वाला जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है और इनवर्टिब्रेट्स में मिलने वाला जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, इनमें डिफरेंस है कि इनवर्टिब्रेट्स में ये स्मॉलर और हेयरी होता है, वही इन वर्टिब्रेट्स इट इज लार्जर एंड लेस हेयरी। ओके, now this lambrush chromosome is best visualized in the salamander oocytes because of its high DNA content। देखिए, जब सी वैल्यू पैराडॉक्स का वीडियो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे,
तब सी वैल्यू पैराडॉक्स में आपको बताया गया था कि सैलामेंडर का जो डीएनए कंटेंट होता है, ये डीएनए कंटेंट सैलामेंडर में बहुत हाई होता है, और सैलामेंडर में डीएनए कंटेंट इतना हाई होने की वजह से जो है उसके oocytes में लैम्ब्रस क्रोमोसोम बड़े इजीली और बेस्ट विजुअलाइज होता है। मतलब अगर लैम्ब्रस क्रोमोसोम को स्टडी करना है, अगर या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, तो सबसे बेस्ट स्पीसीज हमारे पास सैलामेंडर की होगी। सैलामेंडर में ऐसा है, एक तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम बड़े साइज का दिखता है, उसके बड़े साइज का दिखने का रीजन ये है कि डीएनए का कंटेंट जो है सैलामेंडर में बहुत हाई है। ठीक है, डीएनए कंटेंट हाई होने की वजह से ये सी वैल्यू पैराडॉक्स जिस वजह से हम बोल रहे थे कि तैयार होता है, क्योंकि सैलामेंडर तो इतनी बड़ी कोई स्पीसीज है नहीं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी उसमें डीएनए का कंटेंट बड़ा हाई है, इसलिए सी वैल्यू पैराडॉक्स वहां पे क्रिएट हुआ है। राइट, अब ये जो सी वैल्यू पैराडॉक्स हाई डीएनए कंटेंट की वजह से वहां पे क्रिएट हुआ था, इसी हाई डीएनए कंटेंट की वजह से वहां पे लैम्ब्रस क्रोमोसोम भी बड़ा बिगर दिखता है उनके oocytes के सेल्स में, इसीलिए हम उसको बड़ी इजीली बेस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं इन द सैलामेंडर सेल्स। ओके, तो इसीलिए सैलामेंडर जो होगा वो बेस्ट होगा फॉर द स्टडीज ऑफ द लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स। नाउ फॉर एग्जांपल, द लार्जेस्ट क्रोमोसोम ऑफ हैविंग द लेंथ ऑफ 1 mm have been observed in the यूरोडोल amphibians। देखिए 1 mm तक इसका साइज हो सकता है क्रोमोसोम का, लैम्ब्रस क्रोमोसोम का। जनरल जो हम नॉर्मल क्रोमोसोम देखते हैं उसका कंपैरेटिवली साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होते हैं, जो इस प्रकार दिखते हैं, ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं, इनका साइज 1 mm तक भी पहुंच सकता है, इसलिए इनको बड़ी क्लियरली देखा जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स साइज दैट इज ऑफ 1 mm, इवन 1 mm तक भी ये साइज तक ग्रो हो सकता है। Thus, Lambrus chromosome are much larger, that is longer than the polytene chromosomes of the insect। इसीलिए यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पॉलिटीन क्रोमोसोम से लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो होता है वो मच लार्जर इन साइज होता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट सेकंड डिफरेंस बिटवीन द लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड द पॉलिटीन क्रोमोसोम, दैट द पॉलिटीन क्रोमोसोम इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉलर टू दी लैम्ब्रस क्रोमोसोम। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू दी पॉलिटीन क्रोमोसोम। ऑल्दो दोनों को भी हम जायंट क्रोमोसोम ही बोलते हैं, लेकिन पॉलिटीन क्रोमोसोम कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द लैम्ब्रस क्रोमोसोम। नाउ since the Lambrus chromosome found in the prolonged diplotin stage of the meiotic prophase 1, they are present in the form of bivalents। देखिए, in which the maternal and paternal chromosomes are held together by the chiasmata where the crossing overs occurs। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लैम्ब्रस क्रोमोसोम का, कि हमने पहले से ही देखा है कि प्रोफेज 1 जब चल रही है, इस प्रोफेज 1 में जब डिप्लोटियन स्टेज आती है, तो डिप्लोटियन स्टेज में हमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है, ये बायोवैलेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से बायोवैलेंट के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम होते हैं, वो जिस जगह अटैच होते हैं उस जगह को बोला जाता है काइजमैटा। ठीक है, ये जो काइजमैटा होता है, ये वो जगह है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि वहां पे जेनेटिक एक्सचेंज होता है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का वहां पे एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज किया जाता है, जिस वजह से नए सेक्सुअल कैरेक्टर्स वहां पे बनते हैं। मतलब जो भी नए सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, जो भी वेरिएशन वहां पे आते हैं, इट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, और क्रोमोसोम के सेगमेंट्स एक्सचेंज होने की वजह से वहां पे डीएनए भी एक्सचेंज होता है, और डीएनए जैसे ही एक्सचेंज होता है तो नए सेक्सुअल कैरेक्टर, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वहां पे बनते हैं। इस वजह से इवोल्यूशन में हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और क्रोमोसोम पे जिस जगह पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है उस जगह को बोला जाता है काइजमैटा, और इसी काइजमैटा पे जो है ये बायोवैलेंट्स अटैच होते हैं। ओके, सो डिप्लोटियन स्टेज जब चल रही है, तब मैटरनल मतलब मदर के साइड से आया हुआ क्रोमोसोम और पैटर्नल यानी फादर की साइड से आया हुआ क्रोमोसोम, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एट द प्लेस दैट इज कॉल्ड एज द काइजमैटा। ठीक है, और इसी काइजमैटा पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जिस वजह से वहां पे जेनेटिक एक्सचेंज होके नए सेक्सुअल कैरेक्टर्स वहां पे क्रिएट होते हैं। ओके, नाउ सी अ पेयर्ड होमोलॉगस आर नॉट कंडेंस्ड एज यूजुअल क्रोमोसोम वुड बी, इंस्टेड दे आर वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेच आउट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लैम्ब्रस क्रोमोसोम का, इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जनरली जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो कंडेंसेशन का फॉर्म होते हैं, तो वो उसमें हाई कंडेंसेशन हुआ होता है ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। मतलब क्रोमैटिन मटेरियल जैसे जैसे कंडेंस होते जाता है, वो क्रोमोसोम का फॉर्म वहां पे लेते जाता है। राइट, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जितना कंडेंस होता है उतना जो डार्क और थिक ये क्रोमोसोम वहां पे होता है। लेकिन यहाँ लैम्ब्रस क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो लेस कंडेंस होता है। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम जितने हाईली कंडेंस होते हैं, ये लेस कंडेंस होता है। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन उसमें ज्यादा नहीं होता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम, इस वजह से वो बहुत लॉन्ग दिखते हैं और स्ट्रेच आउट दिखते हैं। ठीक है,
स्ट्रेच आउट और लॉन्ग दिखने का रीजन ये है कि उसमें जो है कंडेंसेशन बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम में कंडेंसेशन बड़ा हाई होता है, इसलिए वो बहुत कॉम्पैक्ट दिखते हैं। लेकिन लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है उसमें कंडेंसेशन लेस होने की वजह से वो ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो इंस्टेड वो लॉन्ग और स्ट्रेच आउट दिखते हैं। Each bivalent has the four chromatids, two in each homolog। देखिए हर एक जो बायवैलेंट होता है उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इट्स 1 2 राइट। उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, और ये जो 4 क्रोमैटिड्स होते हैं हर एक होमोलॉग में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। सो 4 क्रोमैटिड से ये बना होता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम, और ये लेस कंडेंस होता है, ठीक है, इट इज वेरी लेस कंडेंस एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। नाउ सी, Now the axis of the each homolog consists of the row of granules or chromomeres। देखिए अगर आप एक्सिस की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो वाला पोर्शन है ये एक्सिस है, इसको एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ये जो एक्सिस है उसमें रो ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर क्रोमोमेयर्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लेबलिंग में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रोमोमेयर्स दिया है। तो ये ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स या फिर जो क्रोमोमेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमोमेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द एक्सिस ऑफ द ईच होमोलॉग, ओके, फ्रॉम विच द लैटरल लूप्स एक्सटेंड, जहां से लैटरल लूप एक्सटेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्रोमोमेयर दिख रहा है, और यहाँ से ये लैटरल लूप क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है दोनों साइड में। यहाँ पे भी देखिए किस तरह से लैटरल लूप एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम दी बोथ दी साइड्स। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जूम करके डायग्राम यहाँ पे दी है, यहाँ पे आपको सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है, और सेंट्रल एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे क्रोमोमेयर है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोमेयर है, ये दोनों तरफ से यहाँ पे लूप बनाया गया है, ठीक है। इस तरह का लूप जो है ये दोनों तरफ से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। So loops are arising from the chromomere, और क्रोमोमेयर कहाँ होता है, एट द एक्सिस ऑफ द होमोलॉग। ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है, इट्स एक्सिस, और इस एक्सिस पे ये क्रोमोमेयर है, और क्रोमोमेयर से ये जो एक्सटेंड हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज द लूप, ठीक है, लैटरल लूप्स। द लूप्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल, ये जो लूप्स होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। ईच क्रोमोसोम हैविंग द 2 ऑफ देम, वन फॉर ईच क्रोमैटिड, हर एक क्रोमैटिड के लिए एक होता है, और हर क्रोमोसोम में ये 2 लूप होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ क्रोमैटिन लूप जो है, जो दोनों साइड से आपको यहाँ पे क्रोमैटिन लूप दिख रहा है, और ये सिमेट्रिकल होते हैं एक दूसरे से। नाउ द लूप्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय साइज, थिकनेस एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो साइज के डिपेंडिंग अपॉन साइज, ठीक है, या फिर उसकी थिकनेस, या फिर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी करके उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हर एक जो लूप होता है, ईच लूप अपीयर्स एट द कांस्टेंट पोजीशन इन द क्रोमोसोम एंड दिस फैक्ट हेल्प्स इन द क्रोमोसोम मैपिंग। देखिए हर एक जो लूप होता है उसका एक फिक्स पोजीशन होता है क्रोमोसोम के अंदर, और ये फिक्स पोजीशन होने की वजह से, ये जो क्रोमोसोम के अंदर इसका फिक्स जो पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से ये क्रोमोसोम मैपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम मैपिंग में हम क्या करते हैं कि हम डीएनए का जो सीक्वेंस है, या फिर जो डीएनए है, या फिर जो जीन्स है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द क्रोमोसोम, उसको स्टडी करते हैं। और इस वजह से ये जो कॉन्स्टेंटनेस होती है इन द पोजीशन ऑफ द लूप्स, ये बड़े काम में आती है वहां पे क्रोमोसोम को मैप करने के लिए, क्योंकि इनका पोजीशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट पोजीशन होने की वजह से क्रोमोसोम की मैपिंग के लिए ये आइडियल होते हैं, दैट इज द लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ओके। नाउ सी, देयर आर अबाउट 10,000 लूप्स पर क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में वहां पे 10,000 लूप्स है पर सेट और द हैप्लॉइड सेट। फॉर एग्जांपल वो साइड्स ऑफ द सैलामेंडर, मतलब सैलामेंडर का अगर वो साइड का अगर सेल लोगे तो वहां पे 10,000 लूप्स मिलते हैं हर एक क्रोमोसोम में। मतलब अगर वहां पे एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल दिस लाइक क्रोमोसोम, तो वहां पे 1000 लूप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितना नंबर इनका हाई होता है। हर एक जो लूप होता है, इट हैज द एक्सिस एंड द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें एक एक्सिस होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये एक्सिस है, और उसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, दैट इज अनफोल्डेड फ्रॉम द क्रोमोसोम फॉर द इंटेंस आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। क्रोमोसोम से ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो अनफोल्डेड हो चुका है फॉर व्हाट, वहां पे कॉन्स्टेंटली आरएनए सिंथेसिस के लिए। आप जानते हो कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के वक्त एमआरएनए बनाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के वक्त वहां पे क्या बनाया जाता है, एमआरएनए बनाया जाता है, और ये जो एमआरएनए बनाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम द एमआरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन, एंड द कन्वर्जन ऑफ द डीएनए इनटू द एमआरएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपली ये जो स्टेप्स है दो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों मिला के यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें डीएनए का मॉलिक्यूल अनफोल्ड होता है इनसाइड द लूप, लूप के अंदर वो क्या होता है, अनफोल्ड होता है, और अनफोल्ड होने के बाद उसमें ट्रांसक्रिप्शन शुरू होकर वहां पे एमआरएनए सिंथेसिस होता है।
और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इसमें डीएनए का कंटेंट हाई होता है, इसलिए वहां पे आरएनए सिंथेसिस जो है, आरएनए का सिंथेसिस जो है वो बड़ा हाई होता है। नाउ सी, thus about 5 to 10% of the DNA is exist in the lateral lobes. The rest is being tightly condensed inside the chromosomes, which is transcriptionally inactive. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लैम्ब्रेज क्रोमोसोम के बारे में कि 5 to 10% का जो डीएनए होता है वो लूप्स में होता है। मतलब ये जो लूप देख रहे हैं आप, इसमें 5 to 10% ही डीएनए होता है, ठीक है। बाकी का बचा हुआ पूरा जो डीएनए है वो कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी क्रोमोसोम इन द एक्सिस, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब वहां पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन होता है इट इज ऑकरिंग इन द लूप्स, ठीक है। कहां पे हो रहा है? वो लूप्स में हो रहा है, इसलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लूप इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, व्हाइल जो डीएनए प्रेजेंट होता है इन द एक्सिस इट इज हाईली कंडेंस एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। मतलब उससे कोई प्रोटीन्स नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव होता है उससे प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव दोनों टाइप के डीएनए हमें देखने को मिलते हैं लैम्ब्रेज क्रोमोसोम में। ट्रांसक्रिप्शनली जो एक्टिव डीएनए होता है वो लूप्स में होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव जो डीएनए होता है वो एक्सिस पे होता है, ठीक है। द क्रोमोमेर्स ऑफ द क्रोमोसोम बियर्स नो लूप्स, ठीक है। तो क्रोमोमेर्स में वहां पे कोई लूप्स नहीं होते क्रोमोसोम्स के। So each loop of the Lambrus chromosome is found to perform the intense transcription for the hnRNA or the heterogeneous RNA molecule. मतलब हर एक जो लूप होता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम का, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यही हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ये इंटेंस ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है ताकि वो hnRNA बना सके। ये hnRNA वही आरएनए जिसको बोला जाता है हेटेरोजीनियस आरएनए, और ये इसी आरएनए से बाद में mRNA बनाया जाता है, ठीक है। एचएनआरएनए जो होता है या फिर जो हेटेरोजीनियस आरएनए होता है, ये प्रीकर्सर होता है फॉर द एमआरएनए मॉलिक्यूल फॉर द वेरियस राइबोसोमल प्रोटीन एंड फॉर द 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए जो हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए है इनसाइड द लूप, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए लार्ज क्वांटिटी में हेटेरोजीनियस आरएनए बनाता है, जो प्रीकर्सर की तरह काम करता है फॉर द एमआरएनए। और एमआरएनए जब वो बनाता है तब इसी एमआरएनए से वेरियस राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। इससे क्या बनाए जाते हैं? राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, और इसी से 5 प्रकार के वहां पे बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोमल प्रोटीन्स और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इससे बनाए जाते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, बाद में आप जानते हो कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसी हिस्टोन प्रोटीन से बने हैं, और न्यूक्लियोसोम जो बना होता है कि डीएनए का रैपिंग जो है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोसोम के लिए रिक्वायर्ड जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, या फिर जो सेल की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो जरूरी राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर ट्रांसक्रिप्शनली क्रिएटेड, और in the process of protein synthesis they are created by the DNA which is present inside the loops। जो लूप के अंदर जो डीएनए होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए होता है, इसी से एचएनआरएनए बनता है, इसे और एचएनआरएनए के बाद में एमआरएनए बनता है, और इसी एमआरएनए से बाद में राइबोसोमल प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे बनाए जाते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो लूप्स के अंदर जो डीएनए होता है, जो अनफोल्डेड डीएनए होता है लूप्स के अंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ताकि वहां पे वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स बन सके। Now see, the electron microscopy of the loops has shown that the RNA polymerase enzyme molecule are attached to the principal axis of the loop from which the RNA fibrils of increasing length extend। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जब हम देखते हैं इन लूप्स को, तो वहां हमें पता चलता है कि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वहां से अटैच होता है। अब देखिए, ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। अब वहां पे अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसलेशन होकर वहां पे वेरियस टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन और राइबोसोमल प्रोटीन्स अगर बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां प्रिंसिपल एक्सिस को अटैच होगा, जिससे फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स, एचएनआरएनए मॉलिक्यूल्स, और इस एचएनआरएनए मॉलिक्यूल से एमआरएनए मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली फिर वहां से क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में जब भी अगर आप बात करो, या फिर अगर आप आंसर लिख रहे हो लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरिया और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया, इन दोनों का वहां पे आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना है कि लूप्स में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए होता है और रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम में ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो एक्टिव डीएनए होने की वजह से वहां पे एचएनआरएनए बनाने का काम कॉन्स्टेंटली शुरू रहता है। इसी एचएनआरएनए से बाद में एमआरएनए बनते हैं, और इसी एमआरएनए से बाद में वेरियस राइबोसोमल प्रोटीन्स प्लस द हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे बनाए जाते हैं। और ये सब कुछ मशीनरी रन करने के लिए वहां पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज, इट कैन कॉन्स्टेंटली बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हिच इज अटैच्ड टू द एक्सिस ऑफ द डीएनए, ठीक है। जो डीएनए के एक्सिस के साथ क्या होता है? कॉन्स्टेंटली वहां पे
अटैच होता है। नाउ एज द ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूज अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द लूप, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है अलोंग द लूप ऑफ द डीएनए, द फाइब्रिल्स ऑफ द आरएनए यानी एचएनआरएनए, इसका लेंथ बढ़ते बढ़ते जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एचएनआरएनए जो है उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। नाउ प्रोटीन्स गेट एसोसिएटेड विद द आरएनए फाइब्रिल एज दे आर फॉर्म एंड अल्टीमेटली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रोडक्ट इज रिलीज। तो जैसे जैसे यहाँ से एचएनआरएनए बनते जाता है उसके साथ प्रोटीन्स अटैच होते जाते हैं और इनसे जो प्रोडक्ट निकलता है यानी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये यहाँ से रिलीज होते जाते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट होने लगता है जैसे जैसे वहां पे ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे बढ़ता है। Thus, each lateral loop is covered by the matrix that consists of the RNA transcripts with hnRNA binding proteins attached to them, right? Generally, this matrix is asymmetrical and it is being thicker at one end of the loop and thin at the other end of the loop. Okay, so यहाँ पे अगर देखा जाए फिर ये जो लेटरल लूप होता है, ये लेटरल लूप जो है ये मैट्रिक्स साथ में लेके चलता है। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है मैट्रिक्स में, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम्स होते हैं, राइट, आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्लस वहां पे एचएनआरएनए कांस्टेंटली बन रहा है, तो एचएनआरएनए वहां पे कांस्टेंटली प्रेजेंट होता है, तो इससे ये मैट्रिक्स बना होता है और ये प्रेजेंट होता है हर एक लूप पे। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये थोड़ा असिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो वन एंड में ये बहुत थिक होता है और दूसरे एंड में ये बहुत थीन होता है। ठीक है, एक साइड में बहुत थिक है वो और दूसरे साइड में कैसा है, थीन है। नाउ सी द आरएनए का जो सिंथेसिस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थिनर एंड, जो थीन एंड से जो है वहां से आरएनए का सिंथेसिस शुरू होता है एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द थिकर एंड, थिकर एंड की ओर वो एंड होता है और थीन एंड से वो क्या होता है, शुरू होता है। टिपिकल क्रिसमस ट्री इमेज विद अ नेसेंट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन चेन्स अटैच्ड टू द परपेंडिकुलरली टू द डीएनए एक्सिस, तो ये किसी क्रिसमस ट्री की तरह हमें दिखाई देता है वहां पे। ठीक है, जैसे क्रिसमस ट्री होती है ना, तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्रिसमस ट्री के जैसा वहां पे हमें दिखाई देता है, जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर वहां पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ थिनर एंड है दूसरी तरफ थिकर एंड है और वहां पे जो है पूरा मैट्रिक्स है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज प्लस दी एचएनआरएनए वहां पे कॉन्स्टेंटली जो है प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, तो ये किसी क्रिसमस ट्री का जो है वहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेनी ऑफ द लूप्स करस्पॉन्ड्स टू द सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, देखिए ये जो लूप्स होते हैं, मेनी लूप्स जो होते हैं वो सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जो लूप होता है उसमें एक जीन होता है। ठीक है, और ये जो एक जीन होता है ये कंटिन्यूअसली वहां पे एक प्रोडक्ट वहां पे बनाता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होता है इट इज कमिंग फ्रॉम द वन जीन ओनली। तो हर एक जो लूप होता है जनरली ऐसा बोला जाता है कि इट्स अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जनरली, ओके। और यहाँ पे एक जीन होता है ऐसा बोला जाता है, और आप जानते हो कि एक जीन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दे आर ट्रांसक्राइब कंटिन्यूअसली फ्रॉम एंड टू एंड, और इनका ट्रांसक्रिप्शन जो है एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है और फाइनली वहां पे क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट वहां पे बनाया जाता है। दे फॉर्म द कंटिन्यूअस थिन थिक मैट्रिक्स, तो वहां पे वो कंटिन्यूअसली थिन और थिक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे हम जानते हैं कि थिन से शुरुआत होती है और थिक पे क्या होता है, एंड होता है। लेकिन हाउएवर अदर लूप्स में कंटेन सेवरल यूनिट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब बाकी जो यूनिट्स है ऐसा हो सकता है कि उसमें सेवरल यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पे डीएनए जो है या फिर जो जीन्स है वहां पे मल्टीपल जीन्स वहां पे प्रेजेंट हो, वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट वहां पे बन सकते हैं। नाउ सच अ लूप्स इंक्लूड्स द एक्सटेंडेड सेक्शंस ऑफ द क्रोमैटिन दैट इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड एट ऑल। ठीक है, उसमें एक्सटेंडेड भी पोर्शन होता है क्रोमैटिन का जो कभी ट्रांसक्राइब होते ही नहीं है। ठीक है, तो सेवरल यूनिट्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीन्स भी हो सकते हैं हर एक लूप में, और जनरली देखा गया है कि एक जीन वहां पे होता है, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, या फिर ऐसा देखा गया है कि मल्टीपल भी वहां पे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो सकते हैं, इसीलिए वहां पे एक से ज्यादा भी जीन्स हो सकते हैं पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या फिर पर लूप। ओके, फर्दर द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ लूप्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द मियोसिस टिल इट रीचेस द मैक्सिमम इन द डिप्लोटिन। तो ये जो लूप की संख्या होती है, ये लूप की संख्या कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है फ्रॉम द मियोसिस, और जब तक डिप्लोटिन स्टेज आती है इनका नंबर मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है इन द डिप्लोटिन स्टेज। ओके, नाउ सी such a Lambert stage may persist for months or years in the primary oocytes, तो प्राइमरी oocyte में ये जो डिप्लोटिन की स्टेज है ये डॉर्मेंट बन जाती है वहां पे, और ये मंथ्स तक रह सकते हैं, या फिर कभी-कभी ये ईयर्स तक भी लैम्ब्रेट क्रोमोसोम की स्टेज वहां पे रहती है, यानी डिप्लोटिन स्टेज वहां पे अरेस्ट हो जाती है और वो मंथ्स तक जैसे के वैसे रह सकती है, या फिर वो ईयर्स तक जैसे के वैसे रह सकती है, एंड बिल्ड्स अप द सप्लाई ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एंड अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। और ये अरेस्ट इसलिए होती है क्योंकि वहां पे जो कंप्लीट डेवलपमेंट होना है न्यू इंडिविजुअल का, उसके लिए कॉन्स्टेंटली वो mRNA जो है वो बना सके, और बाद में इसी mRNA से मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस हो, और इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करके वहां पे नया इंडिविजुअल फिर तैयार किया जा सके। इसीलिए इवोल्यूशन में जो है यहाँ oocyte जो है ये अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटिन स्टेज पे, और जहां पे लैम्ब्रेट क्रोमोसोम का क्लियरली देख सकते हैं। ओके, now as the meiosis proceeds further the number of loops gradually decreases and the loops ultimately disappear
either due to the disintegration or reabsorption back into the chromosome। देखिए फिर जैसे जैसे डिप्लोटीन से मियोसिस आगे बढ़ता है, ओके, मतलब मियोसिस जब शुरू हुआ था, मियोसिस से लेकर तो डिप्लोटीन तक कॉन्स्टेंटली लूप बढ़ते गए थे, वहां पे कॉन्स्टेंट इंक्रीज हुआ था लूप में। लेकिन ये जो डिप्लोटीन होती है, ये डिप्लोटीन जो है, ये डिप्लोटीन जब मियोसिस के एंड की ओर जाती है, वैसे वैसे ये जो है लूप क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, और जैसे जैसे ये लूप डिक्रीज होते जाते हैं, फाइनली वो नॉर्मली क्रोमोसोम में रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, और जैसे क्रोमोसोम में रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, वहां से लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर होने लगता है ड्यू टू दिस डिसइंटीग्रेशन। ओके, ये लूप्स के निकल जाने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, या फिर उनका रीअब्सॉर्प्शन होने की वजह से क्रोमोसोम में नॉर्मल क्रोमोसोम का फिर वहां पे शेप आता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, इन एडिशन of histone proteins to the Lambrus chromosome stops the synthesis of the RNA on the loops and cause the loops to retract into the chromosome। तो जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं, तो जब हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे सफिशिएंटली क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ये जो सारे लूप्स है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो लूप्स है, ये सारे लूप्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और ट्रांसलेशन के थ्रू जब सारे हिस्टोन प्रोटीन बना लेते हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इसको वापस नॉर्मल क्रोमोसोम में आने के लिए मदद करते हैं, और यहाँ पे जो सिंथेसिस है आरएनए का, वो फिर स्टॉप हो जाता है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन पूरे बन जाते हैं, तो लूप से सिंथेसिस होने वाले आरएनए मॉलिक्यूल जो एचएन आरएनए मॉलिक्यूल है, ये एचएन आरएनए मॉलिक्यूल का क्रिएशन जो है वहां पे स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप इसलिए होता है क्योंकि अब सफिशिएंट अमाउंट में जो है वहां पे हिस्टोन क्रिएट हो चुके हैं, और अब ये क्रोमोसोम को कंडेंस करने के लिए तैयार है। इसलिए ये जो लूप्स है ये रिट्रैक्ट करते हैं इनटू द नॉर्मल क्रोमोसोम, इसलिए नॉर्मल क्रोमोसोम का लूप वहां पे फिर लाया जा सकता है। नाउ सी स्टडी ऑफ बोथ द पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस क्रोमोसोम। फिर लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हमने स्टडी किए, ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ द यूकैरियोटिक जीन एक्टिविटी दैट इज रेगुलेटेड एट द आरएनए सिंथेसिस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रस क्रोमोसोम दे आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, उनको बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आरएनए सिंथेसिस जो है, ये आरएनए सिंथेसिस कंट्रोल करता है जीन की एक्टिविटी, क्योंकि आरएनए सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए जो लूप के अंदर है वो तब तक ही ट्रांसक्राइब होता रहता है जब तक वहां पे सफिशिएंटली आरएनए सिंथेसिस नहीं हो जाता, और जैसे ही आरएनए सिंथेसिस सफिशिएंटली वहां पे हो जाता है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आरएनए सिंथेसिस जो है इट्स अ कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द यूकैरियोटिक जीन एक्टिविटी, राइट। नाउ सी द लैम्ब्रस क्रोमोसोम आल्सो shows the possible way of a gene amplification which is required during the ग्रोथ ऑफ द फेज ऑफ oocytes। देखिए ये जीन एम्प्लीफिकेशन का भी हमें थोड़ा सा इंसाइट देता है, क्योंकि यहाँ पे जीन एम्प्लीफिकेशन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, क्योंकि डीएनए जो है वो रैपिडली डबल कंटेंट वहां पे क्रिएट होता है, क्योंकि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा होता है इन द लैम्ब्रस क्रोमोसोम, और लैम्ब्रस क्रोमोसोम में मल्टीपल कॉपीज हमें देखने को मिलती है एक ही डीएनए मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे पॉसिबल जीन एम्प्लीफिकेशन का मेथड हमें देखने को मिलता है इन द लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो जरूरी होता है प्राइमरी oocyte के डेवलपमेंट के लिए, या फिर पूरा न्यू इंडिविजुअल डेवलप करने के लिए। ये डीएनए, ये जीन एम्प्लीफिकेशन जो हो रहा है, जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लैम्ब्रस क्रोमोसोम में, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है या फिर जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंस के हैं। ओके, ऑलराइट, so this is all about the Lambrus chromosome. Okay, please like the video, please share this video with your friends who are studying the botany, and if you haven't subscribed to the Botany Option channel yet, please subscribe to the Botany Option channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.